चलिए आज अपन देखेंगे अपने केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 में जो चैप्टर है यूनिट है विलियन सॉल्यूशन। उसमें एक क्वेश्चन आता है पारस्परिक दाब मापन की बर्कले हार्टले विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बर्कले हार्टले विधि का वर्णन करने के लिए हम इस विधि में प्रयुक्त चित्र हमने बनाया बोर्ड पर, और इस विधि के द्वारा यह पारस्परिक दाब मापन की सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, बर्कले और हार्टले ने इसकी खोज की थी, और इस विधि के द्वारा किसी विलियन का पारस्परिक दाब हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, क्योंकि पारस्परिक दाब होता क्या है, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पारस्परिक दाब वह दाब होता है जो परासन की क्रिया को रोक देता है। ठीक है, हर विलियन का एक निश्चित पारस्परिक दाब होता है, और इस विधि के द्वारा किसी विलियन का पारस्परिक दाब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले चूंकि अपन जानते हैं कि परासन की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है। परासन की क्रिया में क्या चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अर्धपारगम्य झिल्ली बनाएंगे, और अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने के लिए हम एक सरंध्र पात्र लेते हैं। सरंध्र पात्र मतलब छिद्रयुक्त पात्र, चलनी के जैसा, इसमें छोटे छोटे छिद्र हो। ठीक है, और वो सरंध्र पात्र आपको ये दिख रहा है, ये बेलनाकार पात्र है, बेलनाकार सरंध्र पात्र लिया, उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की परत चढ़ाते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र होता है Cu2FeCN6। ठीक है, ये कॉपर फेरोसाइनाइड होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड की एक पतली परत इस सरंध्र पात्र के ऊपर अपन ने चढ़ा दी है। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड की परत जब सरंध्र पात्र के छिद्रों के ऊपर चढ़ा दी जाती है, एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, तो ये सरंध्र पात्र कार्य करने लगता है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि इस पात्र से बाहर केवल जल के अणु जा सकते हैं, विलायक के अणु जा सकते हैं, विलय के अणु इसके अंदर बाहर नहीं आ जा सकते। ठीक है, इसके अंदर बाहर केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं। सरंध्र पात्र के एक सिरे पर हमने केशिका नली लगाई है। केशिका नली का कार्य है कि ये जल का तल बता देती है, और सरंध्र पात्र के दूसरी ओर हमने थिसिल कीप लगाई है। थिसिल कीप के द्वारा हम जल को सरंध्र पात्र के अंदर प्रवेश कराते हैं, है ना। इस थिसिल कीप में एक टोटी लगी होती है, यानी कि इस टोटी को जब हम खोल देते हैं तो थिसिल कीप के अंदर का जो पानी है वो पानी सरंध्र पात्र के अंदर चला जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर चला जाता है। तो सरंध्र पात्र में हम जल को भरते हैं, किसके द्वारा भरते हैं, थिसिल कीप के द्वारा। ठीक है, और सरंध्र पात्र के दूसरी ओर जो केशिका नली लगी हुई है, केशिका नली में हम जल का प्रारंभिक पाठ्यक नोट कर लेते हैं, जल का लेवल नोट कर लेते हैं कि प्रारंभ में जल का लेवल ये यहाँ पर है, ये हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस सरंध्र पात्र को चित्रानुसार एक बेलनाकार पात्र के अंदर रख देते हैं। घन मेटल का बना हुआ ये बाहरी बेलनाकार पात्र है, इसके अंदर सरंध्र पात्र को रख देते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपके पेन के अंदर रिफिल लगी हुई होती है, ठीक वैसे ही है ये रिफिल का काम सरंध्र पात्र, और उसके बाहर रिफिल के बाहर जो ढकता वो होता है, प्लास्टिक की जो बॉडी होती है, हाँ वो बाह्य पात्र। ठीक है, इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करते हैं। तो बाह्य पात्र ये है, बाह्य पात्र आपको दिखाई दे रहा है, सरंध्र पात्र को जो चारों ओर से घेरे हुए है बाह्य पात्र घन मेटल का होता है। इस बाह्य पात्र में दो चीज लगी होती है, बाह्य पात्र में दाब आरोपित करने के लिए पिस्टन लगा हुआ होता है, और उसी से कनेक्टेड होता है दाब मापक यंत्र, है ना। एक दाब मापक यंत्र लगा हुआ होता है, पिस्टन लगा हुआ होता है। पिस्टन के द्वारा हम दाब आरोपित कर सकते हैं, और दाब मापक यंत्र के द्वारा जितना दाब हम पिस्टन के द्वारा लगाते हैं उतना दाब हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, बाह्य पात्र में हम वह विलियन भरते हैं जिस विलियन का परासन दाब हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो जल को हमने आंतरिक पात्र के अंदर ले लिया, और विलियन को हम लेते हैं बाह्य पात्र के अंदर। वह विलियन जिसका परासन दाब ज्ञात करना होता है उसे बाह्य पात्र के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन निर्मित हो रही है। जो पानी है, परासन की क्रिया में हमने देखा कि परासन वह क्रिया होती है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्र विलियन से अधिक सांद्र विलियन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं, प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पानी जो है वो कार्य कर, वो एक प्रकार से तनु विलियन है, यानी कि कम सांद्र विलियन है। परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे, जल जो है वो कैसा है, कम सांद्रता वाला विलियन मान सकते हैं इसको, या इसकी सांद्रता बहुत कम है, और विलियन जो है वो है अधिक सांद्रता वाला। ऊपर जो विलियन है उसकी सांद्रता कैसी है, अधिक। विलियन अधिक सांद्र है, जल कम सांद्र है। ठीक है, और बीच में क्या है, ये सरंध्र जो पात्र है वो कार्य कर रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ये सारी कंडीशन यहाँ पर उपस्थित है। तो इन परिस्थितियों में परासन की क्रिया होगी जब कम सांद्रता वाला विलियन भी है, अधिक सांद्रता वाला विलियन भी है, और बीच में दोनों विलियनों को हमने अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर दिया है ना।
तो कौन सी क्रिया होगी यहाँ पर? परासन की क्रिया। परासन की क्रिया में क्या होगा कि जो जल के अणु हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करेंगे। तो यानी कि आंतरिक पात्र से जो जल के अणु हैं वो निकलकर बाह्य पात्र के विलयन में आने लगेंगे। इस जल के अणुओं का प्रवाह अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होने लगेगा अर्धपारगम झिल्ली से होकर। समझ गए? जल जो है, जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में आने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो जल है वो आंतरिक पात्र से बाह्य पात्र में आ रहा है, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित हो रहा है ना। परासन की क्रिया हो रही है। अब परासन की क्रिया हो रही है तो जो केशिका नली में है ना, पानी आंतरिक पात्र में कम होगा क्योंकि वो बाह्य पात्र में आ रहा है, तो केशिका नली में जल का तल गिर जाएगा। तो मान लीजिए जल का तल प्रारंभ में यहाँ पर था, इसको अपन मान ले बिंदु ए पर था, और ये जल का तल जो गिरकर बिंदु बी पर आ गया। समझ गए? जल का तल ए पर था, प्रारंभिक तल ए है और अंतिम तल कौन सा है? बी। परासन की क्रिया हुई और जल का तल गिरकर बी पर आ गया। ठीक, ये परासन की क्रिया हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति में जब जल का तल गिर जाता है केशिका नली में, इस स्थिति में हम पिस्टन के द्वारा दाब आरोपित करेंगे। पिस्टन के द्वारा विलयन को दबाएंगे, नीचे दाब आरोपित करेंगे। तो ये दाब आरोपित करने से क्या होगा, विलयन से जो जल के अणु है पुनः आंतरिक पात्र में चले जाएंगे। विलयन से जल के अणु जो आंतरिक पात्र से बाह्य पात्र में आए थे, वे जल के अणु वापिस आंतरिक पात्र में चले जाएंगे। ठीक है, तो वापिस से इनका रिवर्स प्रवाह हो जाएगा। विलयन से जल के अणु, विलायक अणु निकलकर पुनः आंतरिक पात्र में चले जाएंगे। केवल जल के अणु ही जाएंगे, विलयन में जो विलय है वह नहीं जाएगा, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के अणु का प्रवाह होता है। ठीक है, तो पिस्टन के द्वारा वह न्यूनतम दाब लगाएंगे जिस न्यूनतम दाब से केशिका नली में जल का तल प्रारंभिक स्तर पर पहुंच जाए। समझ गए? यानी कि बी पर जल का तल था, इतना दाब लगाएंगे कि ये जल का तल बी से पुनः ए पर आ जाए। ठीक है, पानी का जो तल ए से बी पर गिरा था वह वापिस बी से ए पर आ जाए। इतना कम से कम दाब अपन लगाएंगे, ज्यादा दाब नहीं लगाएंगे, इतना लगाएंगे कि वो अपने प्रारंभिक स्तर पर जल का तल पहुंच जाए। ठीक है, और पिस्टन के द्वारा जो ये न्यूनतम दाब हमने लगाया है, इस न्यूनतम दाब को हम दाब मापक यंत्र के द्वारा नोट कर लेते हैं, कितना दाब आपने लगाया है ना। पिस्टन के द्वारा लगाया गया न्यूनतम दाब, जिस दाब से जल का तल अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, वह न्यूनतम दाब दाब मापक यंत्र के द्वारा नोट कर लेते हैं। और हमारे द्वारा लगाया गया यह न्यूनतम दाब ही परासन दाब के बराबर होता है। मतलब इस विलयन का परासन दाब ये न्यूनतम दाब ही है जो हम पिस्टन के द्वारा आरोपित करते हैं विलयन के ऊपर। समझ गए? एनी प्रॉब्लम? इस प्रकार से चित्र को आप समझ लिया आपने अच्छे से, तो चित्र को समझकर हम इसका वर्णन खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, जरूर नहीं कि अपन मैंने कॉपी में लिखा है वैसे ही अपन लिखे, जैसा चित्र को अपने को समझ में आ रहा है चित्र, उस हिसाब से अपन वर्णन कर सकते हैं। ठीक।